वैन का सफर ज्यादा तवील नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो एक इमारत में रुक गई। ये इमारत सुर्ख पत्थर की सिलों से बनाई गई थी। मैं बिल्कुल दरवाजे के करीब था। दराज कद आदमी ने दरवाजा खोला और एहतराम से मुझे अंदर चलने का इशारा किया। इमारत के सदर दरवाजे से दाखिल होकर 6 सीढ़ियां उतरना पड़ी और उसके बाद हम एक बड़े हॉल में दाखिल हो गए। सामने एक मेहराब नुमा दरवाजा नजर आ रहा था। दराज कद आदमी ने उस दरवाजे के करीब रुककर मुझे अंदर आने का इशारा किया और कहने लगा, आपको सीढ़ियां उतरना पड़ेंगी, जनरल निचले हिस्से में मौजूद हैं। मैंने गर्दन हिलाई और इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गया, लेकिन जैसे ही मैं दूसरी तरफ पहुंचा मुझे अपने अकब में दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई थी। ये सब कुछ बड़ी तेजी से हुआ था। दरवाजा बंद होना कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जिस बरकरफ्तारी का मुजाहरा किया गया था उसने एक लम्हे के लिए मुझे उलझन में डाल दिया था। मैंने सामने की तरफ देखा। मध्यम रोशनी में मुझे नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आ रही थी। मेरी छठी हिस्स खतरे का सिग्नल दे रही थी, लेकिन अब कोई तशवीश बेकार ही थी। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गया। यहाँ एक आरामदेह ख्वाबगाह सजी हुई थी। मध्यम रोशनी कमरे में फैली हुई थी। एक समत बिस्तर लगा हुआ था। नजदीक ही रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था। अटैच बाथरूम भी था, लेकिन मुझे कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। इस अजीबोगरीब कमरे में खड़े होकर मैंने चारों तरफ देखा, फिर बाथरूम के करीब पहुंचकर उस पर हल्की सी दस्तक दी। दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। बाथरूम खाली था। गोया अब यहाँ किसी और की मौजूदगी के इम्कानात नहीं थे। गलती हो गई थी। मैं एक बार फिर चूहेदान में आ फंसा था और उन लोगों ने मुझे कैथी ब्राउन या किसी दूसरे शख्स से मिलने का मौका फराहम नहीं किया था। वाकई गलती हो गई थी। बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा खुद एतमादी भी इंसान को गफलत का शिकार कर देती है, लेकिन मेरा कसूर इतना ज्यादा भी नहीं था। उन लोगों ने एक नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया था और फौरन ही मुझे वहां से अगवा कर लिया था। जाहिर है, जब जेम्स मॉर्ले जैसी शख्सियत जनरल टेरिस के महल में मौजूद थी तो फिर दूसरे लोगों की मौजूदगी भी ताजुब खेज तो नहीं हो सकती। और भी कुछ अफराद थे जिनमें वो कमबख्त दराज कामत भी शामिल था जिसने मुझे जनरल टेरिस का पैगाम दिया था। एक और ख्याल भी मेरे जहन में उभरा, ये इमारत गोल्ड हाउस है भी या नहीं। मैं खुद गोल्ड हाउस के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब ख्याल आ रहा था कि ये इमारत गोल्ड हाउस नहीं हो सकती, क्योंकि जेम्स मॉर्ले ने इस बात की तस्दीक की थी कि गोल्ड हाउस जनरल टेरिस का खुसूसी दफ्तर है। देखना ये था कि यहाँ मेरे साथ क्या सलूक किया जाता है। अगर ऑलिव हार्वर्ड से यहाँ मुलाकात हो जाए तो सारा खेल ही खत्म हो जाए और इसके बाद मुझे मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। काफी देर तक मैं उसी तरह बैठा सोचता रहा, फिर दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजे पर जोर आजमाई की, लेकिन नतीजे से खुद ही वाकिफ था। जाहिर है मेरा कैद खाना मामूली तो नहीं हो सकता था, चुनांचे अब इसके अलावा कोई सूरत नहीं थी कि मैं सहरी पर आ बैठूं। वक्त गुजरता जा रहा था। सख्त जिद्दोजहद के बाद ये सोचा था कि कुछ वक्त आराम करूंगा, लेकिन उन्होंने एक लम्हे के लिए भी मौका नहीं दिया था। वक्त का भी यहाँ कोई सही अंदाजा नहीं हो सकता था। चुनांचे मैं सहरी पर लेटा रहा। फिर न जाने क्या वक्त था कि भूख ने परेशान करना शुरू कर दिया। तहखाने में मध्यम सी रोशनी बदस्तूर थी। अगर ये ना होती तो फिर तारीकी के अलावा कुछ ना होता, खा दिन ही का वक्त क्यों ना होता। दफतन मुझे रेफ्रिजरेटर का ख्याल आया। यहाँ इसकी मौजूदगी क्या मानी रखती है। बे इख्तियार कदम उठे और मैंने रेफ्रिजरेटर खोल कर देखा। फिर कम से कम दिल ही दिल में मैंने इन लोगों की इस इंसानियत का एतराफ़ किया था कि इन्होंने यहाँ मेरे खाने पीने का माकूल बंदोबस्त कर दिया था। रेफ्रिजरेटर में बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं। उम्दा किस्म के सैंडविचेस काफ़ी तादाद में थे। मक्खन, सादा डबल रोटी, उबले हुए अंडे, पनीर, आइसक्रीम और पानी वगैरह। इस सामान की मौजूदगी से इस बात का अंदाज़ा हो जाता था कि वो शायद कई दिन तक मुझे यहाँ कैद रखना चाहते हैं। खाने पीने के बाद मैंने थोड़ी सी चहलकदमी की और फिर मसहरी पर जा लेटा। नींद आई तो सो गया, भूख लगी तो खा पी लिया और उसके बाद तहखाने ही में कलाबाजियां खाता रहा। तबीयत बुरी तरह बेजार हो गई थी। शायद 2 दिन और 2 रातें गुजर चुकी थीं और अब दीवारों से सर फोड़ने के अलावा किसी और बात पर गौर नहीं किया जा सकता था। मैं ये काम भी कर बैठता अगर इस तरह मुझे इस कैद से रिहाई की कोई उम्मीद होती। तबीयत की बेजारी बढ़ती जा रही थी। खुद भी गुस्सा आने लगा था कि इस तरह यहाँ दौड़े चले आने की क्या जरूरत थी। दराज कामत शख्स के पैगाम पर कुछ तो गौर व फिक्र करना चाहिए था। फिर उन लोगों पर गुस्सा आने लगा जो मुझे इस कैद तन्हाई में डालकर तकरीबन भूल ही गए थे। दिल चाहता था कि एक बार बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो सामने आने वाले हर शख्स की गर्दन तोड़ दूं। दरवाजे को मुख्तलिफ तरीके से आजमा चुका था। कमरे में कोई ऐसी जगह तलाश करने की कोशिश भी की थी जहां से निकलने के लिए मौका फराहम हो जाए, लेकिन पत्थर की मजबूत सिलों से बनी हुई ये इमारत किसी भी तौर कमजोर नहीं थी। उस वक्त मैं सो रहा था कि दफतन ने कितना खौफनाक धमाका सुनाई दिया कि कमरे में रखी हुई हर चीज लरज गई।
ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे पूरी इमारत बम से उड़ा दी गई हो। अभी मैं अपने आसाब को धमाके के असरात से आज़ाद भी नहीं करवा पाया था कि वैसा ही दूसरा धमाका हुआ और फिर उससे किसी कदर हल्के धमाके मुसलसल होने लगे। इमारत में घोया भौंचाला गया था। कोई खास ही बात हो गई थी। उसके बाद धमाकों का ये सिलसिला रुक गया। तकरीबन 1 घंटा उसी तरह गुजर गया। धमाके अब बिल्कुल नहीं हो रहे थे, लेकिन ऊपर से कदमों की धमक सुनाई देने लगी थी। शायद कुछ भाग दौड़ हो रही थी। मैं दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ और उससे कान लगा दिए। दरवाजा किसी धात का बना हुआ था, लेकिन हल्की हल्की आवाजें अब मुझे आसानी से सुनाई देने लगी। फिर दफतन कुछ आवाजें मुझे दरवाजे के करीब ही सुनाई दी और मैं एकदम पीछे हट गया। कोई यकीनन इस तरफ आ रहा था। दरवाजा एकदम खुला और अजीब से लिबास में मलबूस एक शख्स अंदर दाखिल हो गया। उसके हाथ में एक लंबा सा पाइप दबा हुआ था, जिसे देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये शख्स फायरमैन है। शायद इमारत में आग लग गई थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। पूरे बदन पर फायर प्रूफ लिबास था, लेकिन उसके हाथों में दबे हुए पाइप से पानी नहीं निकल रहा था। मुझे देखते ही उसने पाइप छोड़ दिया और अपने लिबास से हल्की स्टेन गन निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया। चुनाचे मैंने बरक रफ्तारी से उसकी मुखालिफ समत छलांग लगाई और फिर इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, दूसरी जस्त में मैं उड़ता हुआ उसकी तरफ गया और मेरी फ्लाइंग किक ने उसे अपनी जगह से उखाड़ दिया। स्टेन गन उसके हाथ से छूट गई और वो सामने वाली दीवार से जा टकराया। उसके बाद मैंने उसे संभलने की मोहलत नहीं दी। चंद ही लम्हात के बाद उसका बदन साकित हो गया। मैंने वक्त जाया नहीं किया और फौरन ही उसके फायर प्रूफ लिबास की जिप खोलकर उसका लिबास उतार लिया। फिर उस लिबास को पहनने में मुझे 1 मिनट से कम वक्फा लगा। उसका फायर प्रूफ मास्क उतार कर मैंने अपना चेहरा उसमें छुपा लिया। स्टेन गन उसी अंदाज में लिबास में छुपाई जिस तरह वो खुद छुपाए हुए था और फिर उसकी लाश को मसहरी के नीचे धकेल कर मैं तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। वो खाली पाइप उठाया जो फायरमैन के पास होता है और खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। जूं ही मैं बाहर निकला, सामने से आते हुए 2 आदमियों से मुठभेड़ हो गई। एक आदमी ने सवाल किया, क्या रहा? इस सवाल का जवाब बहुत खतरनाक था, लेकिन अब मेरा जहन बरक रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने दबी दबी आवाज में कहा, ठीक है। वो मौजूद था। उसने पूछा, काम हो गया? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, अब वो कहाँ है? मैंने भर्राए हुए लहजे में कहा, उसकी लाश मसहरी के नीचे पड़ी है। उन दोनों ने कहा, गुड, निकल जाओ, और खुद भी पलट कर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। मैं पाइप हाथों में पकड़े बाहर निकल आया था, लेकिन बाहर का मंजर बेहद हौलनाक था। जगह जगह से आग के शोले बुलंद हो रहे थे और फायरमैन उनके दरमियान आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ थे। उस वक्त ये अंदाजा लगाने की फुर्सत नहीं थी कि ये फायरमैन भी उन्हीं लोगों से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने तहखाने में मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, या फिर ये वो लोग नहीं हैं। वो दोनों मेरी निगाहों से ओझल हो चुके थे जो अपने साथी के काम की निगरानी कर रहे थे। चुनाचे अब मेरे लिए भी इस इमारत में टिके रहना मुनासिब नहीं था। पता नहीं क्या सूरत हाल पेश आए। चुनाचे मैं फायरमैन का लिबास पहने हुए इमारत से बाहर निकल आया और काफी दूर पहुंचने के बाद दम लिया। बहुत सी फौजी गाड़ियां इमारत के नजदीक खड़ी हुई थी। अगर मैं फायरमैन के लिबास में न होता तो यकीनन मुझे रोक लिया जाता, लेकिन फायरमैन का अमला आग बुझाने में मसरूफ था और मेरी ही तरह के बहुत से फायरमैन बाहर आ जा रहे थे। चुनाचे मुझसे तारुज़ नहीं किया गया। ये सूरत हाल मेरी समझ में जर्रा बराबर नहीं आई थी कि इमारत पर धमाके किसने किए, फौजी गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं, ये सब सिलसिला क्या है, कोई अंदाजा नहीं हो सकता था। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाकर कोई ऐसी जगह तलाश की जहां मैं फायरमैन के लिबास से छुटकारा हासिल कर सकता, लेकिन आसपास मुझे ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई। इसके लिए काफी दूर जाना पड़ा था। खुशबख्ती से किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। एक महफूज गोशे में पहुंचकर मैंने जल्दी से लिबास की जिप खोली और उसे उतार कर फेंक दिया। अलबत्ता वो स्टेन गन मैंने अपने साथ रख ली थी जो किसी भी लम्हे मेरा साथ दे सकती थी। उसके बाद वहां रुकना बेमानी था। मुझे उस शहर से खासी शनासाई हो गई थी, लेकिन ये इमारत शायद शहर से बाहर किसी हिस्से में वाक़ थी। थोड़े थोड़े फासले पर दूसरी इमारतें नजर आ रही थीं, लेकिन उनसे रास्तों की शनाख्त न हो सकी। ताहम मैं सफ़र करता रहा। फिर एक इमारत के सामने मुझे एक मोटरसाइकिल नजर आई और मैं टहलता हुआ उसके नज़दीक पहुंच गया। मोटरसाइकिल का मालिक इमारत के सदर दरवाजे पर खड़ा किसी से गुफ्तगू कर रहा था, इसलिए मोटरसाइकिल की चाबी निकाली नहीं गई थी। मैंने सीट पर बैठकर बरक रफ्तारी से उसे स्टार्ट किया और दरवाजे पर गुफ्तगू करता हुआ शख्स चौंक पड़ा, लेकिन इतनी देर में मैं मोटरसाइकिल आगे बढ़ा चुका था और फिर जो भी रास्ता सामने नजर आया मैं उसी पर चल पड़ा। फिर मुझे उस समत का अंदाजा हो गया जिधर मेरा कैद खाना वाक़ था, और उसके बाद जाहिर है जनरल टेरेस के महल की जानिब भी रुख कर सकता था। मोटरसाइकिल की रफ्तार काफ़ी तेज थी। शहर के मामूलात पर इन धमाकों का कोई असर नहीं पड़ा था। गालिबन उनकी आवाज़ें वहाँ तक नहीं सुनी गई थी।
मैं पुररौनक सड़कों से गुजरता हुआ बिलाखिर जनरल टेरेस के महल पहुंच गया और फिर अंदर दाखिल होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। महल में पहली मुलाकात जेम्स मॉर्ले से ही हुई थी। उसने मुझे देखकर आंखें बंद कर लीं, गर्दन झटकता रहा, फिर आंखें खोलकर मुझे देखा और फिर आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंच गया। बोला, मिस्टर अली, समझ में नहीं आता कि आप क्या चीज़ हैं। मैंने दरहकीकत इतना खुशनसीब और इतनी आला कारकर्दगी का मालिक दूसरा कोई शख्स कभी नहीं देखा। क्या हुआ? किस तरह आपको उन लोगों के चुंगल से रिहाई मिली? मैंने कहा, मिस्टर जेम्स मॉर्ले, मैं अभी इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू करने के काबिल नहीं हूँ। उम्मीद है आप महसूस नहीं करेंगे। मुझे कुछ देर बिल्कुल पुरसुकून रहने का मौका दीजिए। वो बोला, हाँ, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो हालात पेश आए हैं उनके तहत आप खुद गौर कीजिए कि मुझ जैसे आदमी की जहनी कैफियत क्या हो सकती है। कंपनी की तरफ से गैर मुतवक्के तौर पर मुझसे हर घंटे के बाद राब्ता कायम किया जा रहा है और मेरे लिए आपके बारे में वजाहत करना मुश्किल हो गया है। ताहम मैं आपसे माजरत खा हूँ। ठीक है, आप आराम कीजिए। तफसीली मुलाकात रात को 12 बजे के बाद होगी ताकि हम आइंदा प्रोग्राम मुंतखब कर लें। मैं जेम्स मॉर्ले से रुखसत होकर अंदर आ गया और उसके बाद अपनी रिहाइश गाह में पहुंचकर मैंने गुस्ल खाने का रुख किया। दिमागी कैफियत नीम दीवानगी की हुदूद में दाखिल हो गई थी। हालांकि मौसम सर्द था, लेकिन ठंडे पानी के शावर के नीचे मैं तकरीबन आधे घंटे बैठा अपने ऊपर पानी बहाता रहा। फिर मैं सोने के लिए लेट गया। जहन को तमाम उलझनों से आज़ाद करके पुरसुकून करना चाहता था। कमबख्तों ने 2-3 दिन और बर्बाद कर दिए थे और उसमें मेरी जहनी कैफियत बेहद ख़राब हो गई थी। रात को तकरीबन 8:30 बजे तक सोता रहा। किसी ने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी। 8:30 बजे खुद ही जागा, लिबास तब्दील किया, मुंह हाथ धोया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर मेरा खुसूसी मुलाजिम मौजूद था जो एक स्याह फाम ही था। उसने मौदबाना अंदाज में मुझे सलाम किया और कहा कि उसे मैडम कैथी ब्राउन की हिदायत है कि जब भी आप जागें उन्हें इत्तला दे दी जाए और आपको उनके पास पहुंचा दिया जाए। मैंने पूछा, कहाँ हैं वो इस वक्त? वो बोला, राउंड पैलेस में मौजूद हैं। राउंड पैलेस के बारे में मुझे इल्म था कि ये महल के एक गोशे में बुलंदी पर बना हुआ एक मीनार है जिसकी छत घूमने वाली है और वहां बैठकर गोइटे हिल का जायजा लिया जा सकता है। चुनाचे मैं एक लिफ्ट के जरिए राउंड पैलेस पहुंच गया। जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन वहां बैठे किसी मशरूब से शुगल कर रहे थे। मुझे देखकर दोनों खड़े हो गए। जनरल टेरेस ने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगा लिया। फिर उसने मुलाजिम से कहा, किसी को भी मुदाखलत की इजाजत नहीं है, तुम बाहर रुको और कोई भी टेलीफोन वगैरह मुझ तक न पहुंचने दो। अगर कोई अहम बात हो तो जेम्स मॉर्ले वगैरह से कह देना। मुलाजिम ने गर्दन खम करके कहा, बेहतर, और बाहर निकल गया। राउंड पैलेस का दरवाजा बंद कर दिया गया था। कैथी ने फौरन ही मेरे लिए एक गिलास मंगवाया और उसमें एक मशरूब बनाकर मेरे सामने पेश कर दिया। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी। वो बोली, तुम बिल्कुल खैरियत से तो हो ना अली? मैं हंस पड़ा। कहा, जी मैडम, मैं खैरियत से ही हूँ। मेरी हंसी पर जनरल भी मुस्कुरा दिया। कैथी ब्राउन भी थके थके अंदाज में हंसने लगी। फिर बोली, गोइटे हिल की हुकूमत संभालने के बाद हमें उस वक्त से अब तक लातादाद उलझनों से साबिका है और हम बहुत से मसाइल हल करने के लिए सरगर्दां रहते हैं, लेकिन ये मामला एक हुकूमत का है। कम से कम इन मसाइल के सिले में हमें हुकूमत तो मिली है, लेकिन तुम यहाँ एक छोटे से मसले के लिए आए थे और इस कदर हंगामों से दो चार हो गए। तुम्हारी जिंदगी अगर यही है अली, तो मुझे वो लम्हात बताओ जो तुमने सुकून से गुजारे हों। मैंने कहा, अगर यकीन करें मैडम ब्राउन, तो ये हकीकत है कि सुकून के लम्हात का तसव्वुर ही मेरी जिंदगी से निकल चुका है। ये हंगामे तो अब रोजमर्रा का मामूल हो गए हैं। वो बोली, तुम्हें दुश्मन बनाने की आदत है अली, क्या दुश्मनों के बगैर तुम नहीं रह सकते? मैंने कहा, यही समझ लें, लेकिन आप यकीन कीजिए मैं नहीं जानता कि लोग मुझसे दुश्मनी पर क्यों आमादा हो जाते हैं। बस हर जगह, हर शहर में मेरे दुश्मन ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा हो जाते हैं और मेरे खिलाफ सरगर्म अमल हो जाते हैं। कैथी ब्राउन ने हंसते हुए कहा, शायद वो तुम्हारी ज़हनी और जिस्मानी तरबियत कर रहे हैं। फिर उसने मशरूब का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। मैं जनरल की तरफ मुतवज्जे हो गया। पूछा, आप कब आए जनरल? वो बोला, भाई तुमसे दूर रहकर दिल खुश नहीं था। जो काम हफ्तों में निपटाए जा सकते हैं वो मैंने दिनों और घंटों में निपटाए और फरागत हासिल कर ली। लेकिन जहाँ पहुंचा तो मालूम हुआ कि तुमने बाकायदा मेरी मसरूफियत का बंदोबस्त कर रखा है। मैंने कहा, क्या करूं जनरल, मैं अपने बारे में बता चुका हूँ। अब देखिए ना, गोइटे हिल का सुकून मैंने किस तरह दरहम बरहम कर दिया। उसने कहा, नहीं, गोइटे हिल इतना पुरसुकून भी नहीं है। मैंने यहाँ के मसाइल पर काबू पाने के लिए अब तक शदीद जिद्दोजहद की है, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है, बहुत काम बाकी है अली। मेरे जहन में लातादाद सवालात मचल रहे हैं। क्या तुम इस मूड में हो कि मुझे मेरे सवालात का जवाब दे सको? बात यह है अली कि मैं तो गोइटे हिल के मसाइल सुलझाने के सिलसिले में बेशुमार अफराद अपने साथ रखता हूँ, लेकिन तुम्हारी हुकूमत के मसाइल गालिबन तुम तक ही महदूद हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हुकूमत? वो बोला, हाँ,
मुझे तो यही महसूस होता है जैसे तुम अपनी एक बाकायदा हुकूमत रखते हो और उस हुकूमत में तुमने सिर्फ दुश्मन पाले हैं। मैंने कहा दोस्त भी हैं मेरे जनरल टेरिस। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्यों मैडम ब्राउन, आप मुझे बताइए। कैथी ब्राउन मेरा इशारा समझ गई थी। उसने पुरखुलूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे दोस्त भी हैं और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मनों से ज्यादा जाननिसार हैं। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से कैथी ब्राउन को देखा और कहा, मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है, अगर इंसान को इस बात का यकीन न हो तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। जनरल टेरिस ने अपना ग्लास कैथी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे एक ग्लास और दो कैथी। दर हकीकत मैं इस जज्बाती गुफ्तगू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरी ख्वाहिश है कि अली से सारी बातें पूछ लूं। कैथी ब्राउन ने जनरल टेरिस का ग्लास मशरूब से भर दिया और जनरल टेरिस उसके छोटे छोटे सिप लेने लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अली, पूछने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन तुम अगर तरतीब वार मेरे सवालात का जवाब दो तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ जनरल। वो बोला, पहला सवाल मैं तुमसे ये करना चाहता हूँ, अली के सारडान के इलाके में कानकुनी का ठेका तुमने अपने ज़ाती मफाद के लिए लिया है या किसी और के लिए? और जिसके लिए तुमने ये ठेका लिया है उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, जनरल, ये हकीकत है कि सारडान के इलाके में कानकुनी के लिए जो हंगामा हो रहा है, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं नहीं जानता कि सारडान की चट्टानों में क्या चीज़ पोशीदा है और लोग उसके लिए इतने मुस्तरब क्यों हैं। दूसरी बात यह कि ये सब कुछ ग्रे स्टोन के लिए कर रहा हूँ। ग्रे स्टोन से मेरा कोई भी जज्बाती ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं उसके मफादात का हामी हूँ, लेकिन ग्रे स्टोन का हाथ मेरी जिस दुखती रग पर आ गया है उससे मेरा रिश्ता जां वाबस्ता है। यही वजह है कि मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ और उनकी ख्वाहिशात की तकमील कर रहा हूँ। मैडम ब्राउन ने एक बार मुझसे सवाल किया था कि क्या मेरी जिंदगी में कोई जज्बाती रिश्ता भी है, तो मैंने उसका जवाब अस्बात में दिया था। मेरी अजीज तरीन हस्ती को मैडम ब्राउन अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन बराह करम उसके बारे में मुझसे ज्यादा तफसीलात न पूछें। कैथी ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, कौन है वो? मैंने कहा, आपको ग्रीन पोल की तहजीब मैल्कम एक्स याद होगी, जिसे सिर्फ मेरी दरखास्त पर गोइटे हिल से बाहर निकाल दिया गया था। कैथी ब्राउन ताजुब से बोली, हाँ। मैंने कहा, वही तहजीब मेरी जिंदगी में एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर गई है, यूं समझ लीजिए कि वो मेरी रूह है। कैथी ब्राउन ने कहा, वेरी गुड। इस इंकशाफ पर मुझे हैरत है। मुझे तो अब उस लड़की की सूरत भी अच्छी तरह याद नहीं रही। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद, लेकिन वो है कहाँ? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। उसे अजीब व गरीब अंदाज में अगवा किया गया है और उसी की खातिर मैं इस काम के लिए मजबूर हुआ हूँ। जनरल टेरिस के होंठ सुकड़ गए। ओ, फिर उसने कहा, तुम ये नहीं जानते कि इस कार्रवाई के पसे पुश्त कौन लोग हैं? मैंने कहा, नाम लूंगा जनरल तो आप हैरत से उछल पड़ेंगे। बोला, नहीं नहीं, मुझे बताओ कौन है वो। मैंने कहा, आपका जाना पहचाना यहूदी किरदार, ऑलिव हार्वर्ड। वो बोला, ऑलिव हार्वर्ड? वो जो अमरीकी CIA? मैंने तो उसके बारे में तरह तरह की दास्तानें सुनी थी। मुझे तो इल्म हुआ था कि CIA से उसे निकाल दिया गया है और अब वो इसराइली मफादात के लिए काम कर रहा है। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वही ऑलिव हार्वर्ड इस वक्त मुझे तहजीब के हवाले से ब्लैकमेल कर रहा है। जनरल ने कहा, खुदा की पनाह, लेकिन तुम ग्रे स्टोन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? तुम अगर चाहो तो ग्रे स्टोन के तमाम अफराद को मैं यहाँ गिरफ्तार कर लूँ और उनके बदले हम तहजीब मैल्कम एक्स को तलब कर लें। मैंने कहा, नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है डियर टेरिस, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। वो बोला, यकीनन सूरत हाल को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होगे। तो ये बात तो तय हुई कि सारडान की पहाड़ियों में कानकुनी का जो तुमने ठेका लिया है वो अपने लिए नहीं लिया, बल्कि एक मजबूरी के तहत ऐसा करने पर मजबूर हुए हो। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वो बोला, ठीक है, सारडान की पहाड़ियों में क्या है? दरअसल ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अपने तौर पर अपने मुल्क की मादनियात तलाश करें और उनसे फायदा उठाएं। चुनाचे गैर मुल्की कंपनियों को उनके लिए ठेके दिए जाते हैं और हमें अच्छी खासी रॉयल्टी मिल जाती है। हम मुंतज़िर हैं उस वक्त के जब हमारे पास इतने वसाइल हो जाएं कि हम खुद ये काम कर सकें। उसके बाद हम ये ठेके कैंसिल कर देंगे। हमारे मुआहदों में ये बात रखी जाती है। मैंने कहा, मुझे अंदाजा है। बाहर तौर मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के ईमा पर आया था और मेरा काम जारी है, लेकिन कुछ और लोग, मेरा मतलब है वो लोग जिन्हें ये ठेके नहीं मिल सके, मेरे खिलाफ हैं। जनरल टेरिस ने कहा, क्या तुम्हें इल्म है कि कॉरपोरेट के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की गई है? मैंने चौंक कर पूछा, मैं नहीं समझा। वो बोला, तुम तफरीहन ही उन इलाकों में जा निकले थे अली। मॉम्बे मेरा मोतमिद ड्राइवर है और मैं उस पर पूरा पूरा भरोसा करता हूँ। उसने ये इंकशाफ किया है कि तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करने वाली और तुम्हें हलाक करने की कोशिश करने वाली कॉरपोरेट कंपनी है। उसने कॉरपोरेट कंपनी के नुमाइंदों की गाड़ियां देखी थीं जो तुम्हें जंगलों में तलाश करती फिर रही थीं। उन गाड़ियों पर मोनोग्राम होते हैं। इससे मॉम्बे ने अंदाजा लगाया कि कॉरपोरेट तुम्हारे खिलाफ सफारा है। और फिर इस इलाके में कॉरपोरेट एक जगह खुदाई भी कर रही थी
यहाँ आने के बाद जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि कॉरपोरेट तुम्हारे खिलाफ है तो मैं उसके लिए मजबूर हो गया कि कॉरपोरेट के खिलाफ कार्रवाई करूं। चुनांचे मैंने उन लोगों को सजा दे डाली। कॉरपोरेट कंपनी के जितने ठेके यहाँ थे सब के सब कैंसिल कर दिए गए हैं और उसके उन तमाम अरकान को जो हमारे हाथ लग सके गिरफ्तार कर लिया गया है। हम उन्हें कोई सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन अब कॉरपोरेट कंपनी कम से कम गोइटे हिल में कोई ठेका नहीं हासिल कर सकती। उसके तमाम असासे और मशीनरियां जब्त कर ली गई हैं और उन लोगों को 3 दिन के अंदर अंदर गोइटे हिल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अली मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इस सिलसिले में एक और परेशानी भी लाहक हो गई है मुझे। मैंने पूछा, वो क्या जनरल? वो बोला, जनरल किरानो से तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना? जनरल किरानो बज़ाहिर मेरे एतमाद का आदमी था और काफी अरसे से मेरा साथी था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो कॉरपोरेट से इस हद तक मुंसलिक है। उसने मुझसे मुलाकात करके ये दरख्वास्त की कि कॉरपोरेट के साथ ये सब कुछ न किया जाए, लेकिन मैंने गुस्से के आलम में उसकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया तो किरानो ने मुझे धमकी दी कि वो इस्तीफा दे देगा। मैंने शदीद गुस्से के आलम में उससे यही कहा कि वो अगर इस्तीफा देना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा ख्याल था कि किरानो इस बात पर गौर करेगा और उसके बाद मुझसे माफ़ी मांग लेगा, लेकिन किरानो अपने अहले ख़ानदान समेत इंतहाई खामोशी से अपनी रिहाइश गाह छोड़कर किसी नामालूम समत को निकल गया है। गोया वो इस सिलसिले में इतना ही जज्बाती था कि उसने अपने शानदार कैरियर की भी परवाह न की। जनरल किरानो के बारे में अली, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत ही साजिशी और जंगजू किस्म का आदमी है और दर हकीकत वॉल्टो मोबाइल के सिलसिले में वो मेरा दस्ते रास्त था। मुझे उससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं कॉरपोरेट से उसके क्या मफाद वाबस्ता थे। बाहर तो और ये बात हैरत अंगेज नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है और उसके बाद दूसरों के लिए। जनरल किरानो के इस तरह चले जाने से मुझे काफ़ी तशवीश लाहक हो गई है। वैसे मैं और कैथी ब्राउन तुम्हें तलाश करते फिर रहे थे। जब हम यहाँ पहुंचे तो मिस्टर जेम्स मॉर्ले ने बताया कि तुम मुझसे मिलने के लिए गोल्ड हाउस गए हो, जबकि मैंने गोल्ड हाउस में तुम्हें तलब नहीं किया था। महल में कुछ अफराद ऐसे मौजूद हैं जो जनरल किरानो वगैरह के लिए काम कर रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे तुम्हारे इगवा के बाद हुआ। हमने तुम्हें तलाश करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। फिर कॉरपोरेट कंपनी की तमाम इमारत का जायजा लिया गया। उन्हीं में वो सुर्ख पत्थरों वाली इमारत भी थी जिसके बारे में पता चला कि तुम्हें वहाँ लाया गया है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इमारत को धमाकों से उड़ाने की कोशिश की और पूरी इमारत में आग लगाकर उसे तबाह कर दिया। तुम हमें वहाँ भी नहीं मिल सके थे। तुम्हें इस दौरान कहाँ कैद रखा गया था? मैंने कहा, उसी सुर्ख पत्थरों वाली इमारत में। जनरल हैरानी से मेरी सूरत देखने लगा। तब मैंने तमाम वाक़यात तफसील से सुना दिए। वो और कैथी ब्राउन हैरत से मेरी बिपता सुनते रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।